नमस्कार साथियों, मैं सूरज पाल स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेटर्स में। तो साथियों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था अपना शिक्षक और शिक्षार्थी को। इस लेक्चर में हम पाठचर्या के बारे में सीखेंगे कि पाठचर्या क्या होती है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं पाठचर्या। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शिक्षक और शिक्षार्थी को कर लिया था। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसी के क्रम में हम आगे बढ़ाते हैं और हमारी पाठचर्या को आज देखते हैं कि पाठचर्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है हमारे लिए। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। ठीक है, यानी कि उसके जितने भी शिक्षा के जितने भी पक्ष होते हैं उन सभी पक्षों का विकास करना, ये हमारी शिक्षा का लक्ष्य होता है। ठीक है, तो पाठचर्या समझने से पहले हम दो टर्म को समझते हैं कि एक दो टर्म हमारे पास निकल के आए। एक हमारे पास निकल के आया उद्देश्य, एक हमारे पास निकल के आया लक्ष्य। दो टर्म हमारे पास निकल के आ गए, दो शब्द निकल के आए। जब हम शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं, पाठचर्या को समझने से पहले ये समझते हैं कि उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है। क्या उद्देश्य और लक्ष्य सेम होते हैं या लक्ष्य अलग होता है और उद्देश्य अलग होता है, या इन दोनों में कोई समानता होती है। अगर ये हमने सीख लिया तो पाठचर्या को हम समझ जाएंगे हमारी पाठचर्या क्या होती है। पाठचर्या इन दोनों में ही नियत है। ठीक, पहले समझते हैं कि उद्देश्य और लक्ष्य क्या होते हैं। तो साथियों, ये जो हमारा लक्ष्य होता है ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, लक्ष्य जो है ये एक फिक्स होता है। इस लक्ष्य की हम कोई भी लक्ष्य निर्धारण कर लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई भी लक्ष्य हमने कर लिया निर्धारण कि ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही हम इन उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। जैसा हमने लक्ष्य माना होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हम उद्देश्यों का निर्धारण करके उन्हीं उद्देश्यों पर चल के हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं आपकी ही बात करता हूं और एग्जाम्पल नहीं लेता हूं, मैं आपकी ही बात करता हूं। ठीक है, आप बीएड के छात्र हैं या आप बीटीसी के छात्र हैं या आप एमएड के छात्र हैं, किसी के भी छात्र हैं। आपने एक अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है, आपने अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया है। क्या कि मुझको टीचर बनना है। क्या बनना है? आपको टीचर बनना है। भाई टीचर बनना है, इसीलिए आप बीएड कर रहे हैं, इसीलिए आप बीटीसी कर रहे हैं। भाई बीएड करके आप इंजीनियर तो बन नहीं सकते, डॉक्टर तो आप बन नहीं पाएंगे। तो आपने एक अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है कि मुझको टीचर बनना है। और कौन टीचर बनना है? गवर्नमेंट टीचर बनना है। कौन सा बनना है? गवर्नमेंट टीचर आपको बनना है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका लक्ष्य। ये क्या है? ये है आपका टारगेट यानी कि लक्ष्य। अब ये फिक्स है, ये तो बदलेगा नहीं। ये आपने फिक्स कर रखा है कि भैया हमको तो गवर्नमेंट टीचर ही बनना है। ठीक है, अब गवर्नमेंट टीचर के लिए सरकार ने यानी कि गवर्नमेंट ने अपने कुछ उद्देश्य निर्धारण किए हैं। अपने कुछ उद्देश्य, या इसी को बोल सकते हैं मानक। इसका दूसरा क्या हो सकता है? मानक। सरकार ने ये बोला है कि अगर आपको सरकारी टीचर बनना है तो हमारे कुछ उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों पर चलकर आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। ये उद्देश्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला सरकार ने आपके सामने उद्देश्य रख दिया कि अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड या बीटीसी, इसी को बोल देते हैं डीएलएड, दूसरा नाम है वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, सरकारी टीचर बनने के लिए सरकार ने कुछ उद्देश्य को निर्धारित कर दिया
कि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड या बीटीसी तो होना ही चाहिए। ये क्या था इसका, ये था इसका पहला उद्देश्य, ये सरकार का था पहला उद्देश्य, ठीक है। उसने फिर आपसे कहा कि जब जब आप बीएड बीटीसी को क्वालिफाई कर लेंगे, जब आपके पास डिग्री या डिप्लोमा आ जाएगा, उसके बाद हम आपसे सेकंड में एक टेस्ट लेंगे, इसको हम कहेंगे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेट या सीटेट एक ही मान सकते हैं आप, ठीक है। गवर्नमेंट टीचर बनना क्या था आपका टारगेट, लक्ष्य है। अब सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके सामने कई उद्देश्य, कई मानकों को निर्धारित कर दिया कि अगर आप इन मानकों पे अगर आप चल लेते हैं, आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला उद्देश्य क्या किया इसने कि आपको बीएड या बीटीसी में से कोई एक कंपलसरी होना ही चाहिए, ठीक है। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको टेट या सीटेट आपको देना होगा, ठीक है। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे, थर्ड में क्या आता है, जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको, अगर यूपी के हो, मैं यूपी का हूं, यूपी की बात कर रहा हूं, अगर आप यूपी के हो तो आपको एस्टेट देना होगा। एस्टेट मतलब सुपर टेट। सेंट्रल की बात करें तो केवीएस है, एनवीएस है, डीडीएसबी है, लेकिन यूपी की बात करें तो एस्टेट। अलग अलग स्टेट में क्या होते हैं, एस्टेट होते हैं, सुपर टेट बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो बीएड बीटीसी होना चाहिए, फिर आपके पास टेट होना चाहिए। टेट के बाद आप सीट, जब ये आप क्वालिफाई कर लोगे तब आपको इस एग्जाम की वैकेंसी में बैठने का मौका दिया जाएगा। सुपर टेट क्या होता है, जो एग्जाम होता है उसी का ही बोल देते हैं क्या, एस्टेट। यानी कि ये होता है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये होता है आपकी वैकेंसी वाला टेस्ट, ये क्या हो गया, एस्टेट। फिर सरकार ने एक मानक तय कर दिया कि ये क्वालिफाई करने के बाद जो भी हमारी मिनिमम क्वालिफाइंग होगी, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो आपको 60 नंबर कंपलसरी लाने हैं या 50 नंबर लाने हैं, है ना। जैसे टेट में होता है कि आपको 150 में 90 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो ऐसे एस्टेट में होता है, उतने नंबर लाने के बाद फिर क्या बनेगी आपकी मेरिट, फिर क्या बनेगी आपकी मेरिट। अगर मेरिट में नाम आपका आ गया तब आप जाके सरकारी टीचर बनोगे, ठीक है। तो फिर से शुरू करते हैं, जहां से शुरू किया था वहीं ले चलते हैं आपको। आपने क्या डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया कि भैया मुझको सरकारी टीचर बनना है। अब सरकारी टीचर बनने के लिए आपने या सरकार ने कुछ उद्देश्यों का निर्धारण किया, जिन उद्देश्यों पर चलकर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। ये आपका लक्ष्य है, ये सारे आपके उद्देश्य है कि मुझे पहले बीएड करना है। पहला कदम क्या है, बीएड। दूसरा कदम क्या है, टेट निकालना। तीसरा कदम क्या है, भर्ती में शामिल होना। और चौथा और लास्ट स्टेप क्या है, मेरिट में नाम आना, ठीक है। जैसा कि शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। लास्ट में चलती है, आप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी पाठचर्या पर, अब चलते हैं हम पाठचर्या पर, ठीक है। लक्ष्य था आपका टीचर बनना, लक्ष्य था आपका टीचर बनना। टीचर बनने में आपके जो उद्देश्य निर्धारित थे, ये हैं आप, ये कौन है, ये हैं आ यानी कि शिक्षार्थी। ये शिक्षार्थी को क्या बनना है, टीचर बनना है। अब टीचर बनने के लिए आपके पास बीएड, टेट, एस्टेट, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उद्देश्यों का होना बहुत जरूरी है। इन्हीं उद्देश्यों को हम क्या बोल देते हैं, पाठचर्या। इन्हीं उद्देश्यों को हम क्या बोल देते हैं, पाठचर्या। क्यों, क्योंकि शिक्षा का जो अर्थ है, शिक्षा का जो काम है वो क्या है, शिक्षा का काम है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो बालक का सर्वांगीण विकास क्या हो गया, एक तरीके से शिक्षा का लक्ष्य हो गया। शिक्षा का लक्ष्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा ने अलग अलग अपने उद्देश्यों का निर्धारण किया। उन उद्देश्यों को जो शिक्षक शिक्षार्थी पार कर लेता है वो समाज में अपना नाम कर जाता है। तो पाठचर्या हमारी क्या है,
पाठचर्या हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि पाठचर्या क्या है, व्हाट इज करिकुलम, तो करिकुलम एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर चलकर एक शिक्षार्थी अपनी सफलता तक पहुंच सकता है। ठीक है, जैसे तो आपको समझा ही दिया है ना। पाठचर्या आप लोग सीख गए क्या होती है। पाठचर्या जो होती है वो एक लक्ष्य तक पहुंचने का काम करती है। लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन होती है कौन, पाठचर्या, जिस पर चलकर, जिसको फॉलो करके एक बालक, कोई भी व्यक्ति उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये होती है हमारी पाठचर्या। पाठचर्या जो होती है वो शिक्षक और शिक्षार्थी, जो पाठचर्या होती है वो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक कड़ी का काम करती है। क्या बताया मैंने ये बताया कि जो पाठचर्या होती है वो एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी के बीच एक कड़ी का काम करती है। क्यों? क्योंकि अगर पाठचर्या नहीं होगी, अगर हमारे पास उद्देश्य ही नहीं होंगे, अगर हमारे पास उद्देश्य ही नहीं होंगे तो हम लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते, है ना। तो जो पाठचर्या होती है वो एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक कड़ी का काम करती है। क्यों? क्योंकि अगर पाठचर्या नहीं होगी तो शिक्षक को ये पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कब क्या शिक्षार्थी को सिखाना है। ठीक है, और अगर पाठचर्या नहीं होगी तो शिक्षार्थी को भी ये नहीं मालूम होगा कि मुझे कब क्या और कैसे सीखना है। तो इन दोनों के बीच आपसी समन्वय बनाने के लिए कि एक शिक्षक को पता होना चाहिए कि मुझे कब क्या कैसे बच्चों को सिखाना है, और एक शिक्षार्थी को भी ये पता होना चाहिए कि मुझे कब क्या और किस समय ये चीज शिक्षक से मुझको सीखनी है। मान लीजिए आप ही की बात करते हैं, आप जैसे बीएड करने आए हैं, एक मिनट, आप लोग जैसे बीएड करने आए हैं, ठीक है, अगर आपके टीचर, मान लीजिए आपने एडमिशन लिया मान लीजिए अगस्त में, ठीक, अगस्त में आपने एडमिशन लिया, आपकी क्लासेस शुरू हो गई। अगर आपके पास पाठचर्या आपके पास नहीं है, आपके टीचर अगले महीने बोले बेटा आपका एग्जाम है, बताइए आप कैसे एग्जाम दे पाओगे? आपके पास कुछ ना सिलेबस है, ना ही आपके बारे में कुछ भी आपको पता है कि मुझे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन टीचर मुझको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। अगर आपको ये सब चीजें पता ही नहीं होंगी तो आप एग्जाम कैसे दे पाओगे? क्या पॉसिबल है कि आप एग्जाम में पास हो जाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए पाठचर्या का होना बहुत जरूरी है। अगर पाठचर्या नहीं होगी तो शिक्षक को नहीं पता होगा कि मुझे कब क्या कराना है, कब आपका एडमिशन होगा, कब आपका एग्जाम होगा, कब मुझे किस क्लास में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ये सब किससे पॉसिबल है? पाठचर्या के माध्यम से, है ना। और शिक्षार्थी को भी ये पता होता है कि हाँ मैंने अभी एडमिशन लिया है तो मुझको एग्जाम तक, चूंकि सेमेस्टर वाइज एग्जाम है तो आप शिक्षार्थी को पता होता है कि नहीं मेरे पास 4 महीने का समय है, मैं अपना सिलेबस कवर कर लूंगा। अगर ये मान लीजिए सिलेबस ना हो तो शिक्षार्थी, भाई अगर पाठचर्या नहीं होगी शिक्षा क्या होगी? एक दिशा विहीन शिक्षा होगी, शिक्षा की कोई दिशा ही नहीं होगी। भाई शिक्षा काम किस पे कर रही है? शिक्षा काम कर रही है बालक के सर्वांगीण विकास पर। अगर पाठचर्या ही नहीं होगी तो भी शिक्षा किस दिशा में काम करेगी? कोई लक्ष्य ही नहीं होगा उसका, ना कोई लक्ष्य होगा ना कोई उद्देश्य हो पाएंगे तो शिक्षा सुचारू रूप से चल ही नहीं पाएंगी, है ना। तो इसलिए पाठचर्या जो होती है वो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में एक कड़ी का काम करती है। जैसे कड़ी नहीं, ऐसे कड़ी होती है दोनों को आपस में जोड़े रखती है, ऐसी ही शिक्षा होती है कि शिक्षक और शिक्षार्थी को आपस में जोड़े रखती है। ठीक है, तो ये थी हमारी पाठचर्या। अब हम बात करते हैं कि पाठचर्या में और क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। क्या पाठचर्या में सिर्फ हमारा सिलेबस ही शामिल होता है कि जो हमको क्लास में टीचर कराते हैं वही सिलेबस है? मान लीजिए मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में हमको
कक्षा 6 की मैथ पढ़ा रहे हैं तो 15-16 चैप्टर है, आपको डेसिमल है, आपका फ्रैक्शन है, कि यही सब पाठचर्या में आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंस बताया था किसमें, पाठचर्या में और पाठ्यक्रम में, पाठचर्या और पाठ्यक्रम में। इसको बोलते हैं इंग्लिश में करिकुलम, इसको बोल देते हैं सिलेबस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो सिलेबस होता है वो आपकी सिर्फ कक्षा तक ही सीमित होता है, कि एक पर्टिकुलर कक्षा के अंदर आप जो सब्जेक्ट के अंदर का पढ़ रहे हैं वो आपका क्या होता है, सिलेबस। ठीक है, अब बात करते हैं करिकुलम की, जिसके बारे में ये हमको आज चर्चा करनी है। तो साथियों, जब बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो उसको सब पूरा मटेरियल विद्यालय से मिल जाता है, पढ़ाई संबंधित जो भी कुछ चाहिए होता है, किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल, जो भी चाहिए होता है सब उसके विद्यालय से मिल जाता है। तो जो बुक्स हैं और जो कॉपी हैं वो किसमें काउंट हो जाएंगी, वो आपके काउंट हो जाएंगी आपके सिलेबस के अंदर। क्यों? क्योंकि बुक्स के अकॉर्डिंग ही शिक्षक आपको पढ़ाएगा और वही आप कॉपियों में लिखोगे। तो ये हो गया सिलेबस के अंदर। क्या एक स्कूल में सिर्फ ऐसा ही होता है कि बच्चा स्कूल गया है, क्लास में बैठा है, टीचर ने आके पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ लिया, बेटा घर गया? ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति भी यही कहती है कि हमें बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना है, और शिक्षा का भी यही अर्थ है, यही कार्य है कि बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना है। तो बालक का सर्वांगीण विकास क्या सिर्फ सिलेबस से हो जाएगा कि हमने मैथ पढ़ा दी, साइंस पढ़ा दी, उसको हिस्ट्री पढ़ा दी, ज्योग्राफी पढ़ा दी, पॉलिटी पढ़ा दी, तो बालक का सर्वांगीण विकास हो जाएगा? नहीं, इन सब चीजों से बालक के सिर्फ एक पक्ष का विकास होगा। कौन सा? वो होता है संज्ञानात्मक पक्ष। अभी आप आगे पढ़ोगे, बालक के 4 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, एक और होता है, अभी याद नहीं आ रहा, आप आगे पढ़ोगे आगे चल के। ठीक है, तो सिलेबस से सिर्फ उसके संज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास होता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उसको मैथ साइंस पढ़ाते हुए आप विकास हो जाएगा, नहीं। तो इसके लिए बालक के सर्वांगीण विकास के लिए हम बालक को एक्टिविटीज भी कराते हैं, उसको हम सिंगिंग भी सिखाते हैं, उसको हम डांसिंग भी सिखाते हैं, उसको हम कई तरह के गेम, क्रिकेट हो गया, जैसे आउटडोर गेम्स की बात करें, जो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया आपका, और भी कई सारे होते हैं। इंडोर गेम्स में आपका चेस हो गया, कैरम हो गया, आपका टेबल टेनिस हो गया, आपका वगैरह वगैरह, जो भी और भी कई सारे गेम्स होते हैं, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, है ना, ये सब सारे गेम्स हम कराते हैं। और आप ग्रुप डिस्कशन भी कराते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हम उसको ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। इससे क्या होता है? इससे भाषा का विकास होता है, इससे आपकी बोलने की क्षमता, बालक के बोलने की क्षमता का विकास होता है ना, भाषा का विकास होता है, नए शब्दों का विकास होता है, उसकी वोकैबुलरी बढ़ती है। ठीक है, और जैसे हम कोई फेस्टिवल कराते हैं बच्चों से कि बेटा आप इसको ऑर्गेनाइज करो, आप इसको संभालो, है ना, आप इसको डेकोरेट करो। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं? ये सब चीजें आजकल करवाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से ही बालक का विकास होता है। मान लीजिए किसी बच्चे की पढ़ने में रुचि नहीं है, लेकिन उसकी रुचि मान लीजिए पेंटिंग में है, तो वो बालक बड़े होकर पेंटिंग में अपना करियर बना सकता है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, बस किताबें पढ़ाई जा रही बस बच्चा वही पढ़ रहा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बालक के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, कि ऐसा नहीं कि बालक को सिर्फ आप सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे। मान लीजिए जिस बालक को इतिहास नहीं पसंद है, मान लीजिए उसकी हिस्ट्री नहीं आ रही है, लेकिन उसकी रुचि पेंटिंग में है, तो वो बड़ा होकर अच्छा पेंटर बन सकता है ना। किसी की रुचि क्रिकेट खेलने में है तो बड़ा होकर क्रिकेटर बन सकता है, किसी की रुचि फुटबॉल खेलने में है तो वो बड़ा होकर फुटबॉलर बन सकता है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? ये सारी चीजें आपकी आती हैं आपके करिकुलम में। ठीक है, तो सिलेबस एक छोटा टर्म होता है, करिकुलम ब्रॉड टर्म होता है। आप स्कूल में आप जितनी भी गतिविधि करोगे, आप स्कूल के अंदर आप जितनी भी गतिविधि करोगे, सारी की सारी आपके करिकुलम के अंदर आती हैं। सिलेबस इसके अंदर आएगा, लेकिन ये इसके अंदर नहीं आएगा, समझे? करिकुलम में सिलेबस आएगा,
ये क्वेश्चन आता है आपके सीटेट में। क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या करिकुलम सिलेबस का हिस्सा होता है? ऑप्शन होगा नहीं, हाँ, दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर लगाओगे? नहीं, सिलेबस इसका हिस्सा होता है लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज लेक्चर पाठचर्या में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।